8 बजे रात्रि को, है ना। चलिए, तो क्या क्या हमने देखा, धर्म पर प्रभाव, धर्म पर नकारात्मक प्रभाव चल रहा था, और उसमें हमने क्या क्या बताया कि आपको कि धर्म के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति का तीव्र विकास। आज आप देख रहे हैं धर्म के क्षेत्र में नए नए बाबा, नए नए गुरु, है ना, इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ अच्छे भी लोग आ रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनका उद्देश्य धर्म के नाम पर पैसा कमाना है, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करनी है ना। धर्म के नाम पर नए नए बाबा, धर्मगुरु, धर्म के नाम पर हिंसा, दंगे, संघर्ष को बढ़ाने की हर संभव साजिश की जा रही है। धार्मिक आतंकवाद, नव आतंकवाद, जैसे आज आप देखेंगे पूरी दुनिया के स्तर पर आतंकवाद का जो राइज हुआ वो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हुआ। 90 के दशक से धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय भारत में भी आप देखेंगे आतंकवाद, नक्सलवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। उसका कारण भी है कहीं ना कहीं आतंकवाद एक संगठित उद्योग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भय और आतंक का वातावरण रहेगा तभी तो राष्ट्र अपनी सुरक्षा के नाम पर पैसा खर्च करेंगे। तो इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को डराने, धमकाने, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मुहिम वैश्विक मंच पर देखी जा रही है। बहुत सारे कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी ताकतों का उदय हुआ है, उभार हुआ है ना। और उसके पीछे, इन सब के पीछे वैश्वीकरण में जो बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है उसका भी बड़ा योगदान है। विकसित देश जो हथियार निर्माता हैं, जो प्रौद्योगिकी का निर्यात करते हैं, वो चाहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर राष्ट्र खर्च करे, और जब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक का वातावरण नहीं रहेगा तब तक कोई राष्ट्र खर्च नहीं करेगा। यही कारण है कि वैश्वीकरण के दौर में धीरे धीरे भय, आतंक का वातावरण ऐसा बनाया गया है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक दो क्वेश्चन लिखूं, जैसे एक क्वेश्चन जो आ सकता है संभावित, उसमें एक प्रश्न पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के दौर में जहां ज्ञान, शिक्षा, जागरूकता आदि का स्तर बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, पुनः मतलब दोबारा, प्रवर्तन मतलब प्रचलन, है ना। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म का उद्भव भी देखा जा रहा है, का प्रचलन भी देखा जा रहा है। इसके कारणों तथा समाज पर, इसके कारणों तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। पुनः प्रवर्तनवाद, है ना, प्रवर्तन का मतलब प्रचलन, संविधान का प्रवर्तन कब हुआ, उसी प्रकार प्रचलन हुआ, उसी प्रकार धर्म का दोबारा। आज आप देखिए धर्म के नाम पर बहुत सारे संस्था, धर्मगुरु, बाबा, ये सब क्यों हो रहे हैं। बंद करो भाई, बातचीत बंद करो, थक गया हूं मैं इससे, उब चुका हूं पूरी तरह से, है ना। अनावश्यक लिखा लिखी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये बड़ी खराब बात है इस बैच की। मैं थक गया हूं, अब बोलता ही नहीं। कुछ ना कुछ अनाप शनाप लिखते रहो, फलाट, बिना लिखे तो शांति से क्लास जो इनको अनावश्यक सारी क्वेरी अभी आ लो। तनेश गुप्ता, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, मैं दाद देता हूं उन शिक्षक, हम लोगों की क्लास तो 20-25 क्लास होती है, जो 50-60 लंबा क्लास लेते हैं वो कैसे झेल पाते होंगे इतना मैसेज, कठिन है बहुत, मोस्ट इरिटेटिंग। फालतू का भी दो चार अभी लैंड करेगा, शुरू कर देगा माहौल। हाँ मीनाक्षी, तुम्हारे कहने से उड़ी। पुनः प्रवर्तनवाद, थोड़ा इसको गहराई से समझो। पुनः का मतलब आप सभी समझते हैं दोबारा, प्रवर्तन का मतलब होता है प्रचलन में आना। तो आप क्या कहते हैं कि जब तर्क, बुद्धि, चिंतन, विज्ञान, इन सब का जब बोलबाला होता है ना, इन सब का जब वर्चस्व होता है, तो हम क्या कहते हैं जनरली कि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। यानी जैसे जैसे लोगों में तार्किक बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है ना, तो उससे धर्म के प्रभाव में कमी आती है। क्योंकि धर्म जो है ना, धर्म जो है वह इस जगत से परे ऐसी पारलौकिक सत्ताओं के बारे में बात है, जबकि विज्ञान इन सब बातों को मान्यता नहीं देता है। तो जैसे जैसे वैश्वीकरण के दौर में एक तरफ आप क्या देख रहे हैं, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है, लोग पहले से ज्यादा सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी देखने को आ रहा है कि धर्म एक बार दोबारा समाज में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आए दिन ऐसे ऐसे धार्मिक पंथ, धार्मिक गुरु, बाबा, इन सब का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का यह विरोधाभास आपको नहीं दिख रहा कि एक तरफ तार्किकता, बौद्धिकता बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये धर्मगुरु आए दिन धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर दंगा फसाद, धर्म के नाम पर तनाव। तो फिर वैश्वीकरण का क्या लाभ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम गहराई से देखें तो वैश्वीकरण के कारण समाज में पारिवारिक संबंध कमजोर हुए हैं, लोग घर परिवार से दूर हुए हैं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण हर व्यक्ति दबाव से पीड़ित है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को आगे निकलने की होड़ है, और इस कारण जो है व्यक्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति को सफल होना है, हर व्यक्ति को अधिक से अधिक नाम कमाना है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है, अधिक से अधिक भौतिकवादी प्रवृत्ति का संचय करना है। इससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति परिवार से, समाज से कटता जा रहा है, और जब घर परिवार समाज से व्यक्ति कटता जाएगा तो वो अकेला हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में कोई भी परेशानी आएगी तो वो तुरंत व्यथित हो जाएगा। आज बहुत यही कारण है कि लोग कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, अवसाद से भी ग्रस्त हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनके पास धर्म एकमात्र विकल्प बचता है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो है लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी शांति की तलाश में धर्म और इस प्रकार के पंथ, सेक्ट वगैरह की शरण में जा रहे हैं। धर्म का समाज के स्तर पर प्रभाव अगर है तो हमेशा नकारात्मक ही नहीं होता, क्योंकि धर्म जो है वह नैतिकता की भी तो बात, नैतिकता पर ही आधारित।
माना कि धर्म का बाजारीकरण कर लाभ कमाया जा रहा है। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई अब मायने नहीं रखती है, उसकी सफलता असफलता, उसके पास कितना पैसा है, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, कितनी समृद्धता है, वो कैसे पैसा आया ये कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं समाज में उसी आधार पर लोगों की पूछ है कि किसके पास कितना धन संपदा वैभव संपत्ति वगैरह है। अगर समाज के स्तर पर इस प्रकार का आर्थिक प्रतिस्पर्धी वातावरण होगा तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, कुंठा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा और इन सब के परिणाम स्वरूप व्यक्ति धर्म की तरफ झुक जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को सहारा देने के लिए परिवार जैसी संस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। नाभिक परिवार आ गया, लोग संयुक्त परिवार से कट गए, नगरों में रह रहे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, उनकी दुनिया बहुत सीमित हो गई है, उसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों की स्थिति जो है बहुत कहीं ना कहीं दयनीय हो रही है। आपको ऋतु शर्मा मैसेज मिलेगा, है ना, कल से आपकी क्लास का टाइम 8:30 बजे से रहेगा, मैसेज मिल जाएगा, है ना। तो जो बहुत सारे ऐसे संत, माना बहुत सारे अच्छे भी संत हैं, बहुत सारे, परंतु ऐसे भी संत आपको देखने को आएंगे जिनके पास धर्म का ज्ञान का अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, बस उनके पास पीआर टीम है, उनके पास अपने को बेचने की कला है। और ये कारण है कि समाज के स्तर पर इससे समस्याएं भी बढ़ रही है। बहुत सारे धार्मिक गुरु जो हैं वो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म का महिमा मंडन करता है, परंतु कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिनका उद्देश्य ही होता है अन्य धर्मों की बुराई कर अपने धर्म के लोगों का ध्रुवीकरण करना, उनको लामबंद करना। और इससे बहुत धार्मिक भारतीय समाज की धार्मिक समरसता सद्भाव क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो यहां से प्रश्न जो है आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। चलते हैं संस्था पर प्रभाव हम देख रहे हैं, तो वैश्वीकरण का कुछ और प्रमुख संस्थाओं पर प्रभाव देख लेते हैं। कास्ट सिस्टम मैंने आपको डिटेल करा रखा है कि जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, परिवर्तन आया, आराम से आप कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी के मन में हो तो चर्चा कर लेते हैं, है ना। विवाह परिवार इन सब पर प्रमुखता के साथ सवाल आएगा। तो वैश्वीकरण का जाति व्यवस्था पर प्रभाव क्या हो सकता है, तेजी से आप बताएंगे। पॉजिटिव 5 पॉइंट। जाति व्यवस्था पर प्रभाव, वैश्वीकरण का अधिकतर सकारात्मक प्रभाव। अगर हम देखें कास्ट सिस्टम क्या किया है, वैश्वीकरण ने कास्ट सिस्टम को कमजोर किया है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आप देख सकते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव देखते हैं? जाति व्यवस्था, जाति संबंधित धारणा जो है वो क्या है, कमजोर होती जा रही है ना। जाति व्यवस्था संबंधित धारणा धीरे धीरे क्या है, कमजोर हो रही है। जातिगत भेदभाव, असमानता, ये सब धीरे धीरे रैशनैलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे तर्क बुद्धि चिंतन। बिल्कुल, तो जातिगत असमानता कमी है, जातिगत भेदभाव कमा है ना। चलिए और क्या कास्ट को लेकर देखते हैं। बहुत सारे जातिगत पूर्वाग्रह थे, जो जातिवाद संबंधित मनोवृत्ति थी, धीरे धीरे उनमें जो है ना परिवर्तन आया है और इन सब कारणों से धीरे धीरे कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ। और क्या आप देखते हैं, जाति के अंतर जातीय विवाह का प्रचलन हुआ है ना। जाति के नाम पर लोगों की श्रेष्ठता और निम्नता, ये विचारधारा कमजोर हुई है। लोगों की शिक्षा के स्तर पर आज उनकी समाज में पूछे तो ये सब आप पॉजिटिव बता सकते हैं। पहले भी पढ़ाया, इसलिए बस चर्चा कर दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। नकारात्मक प्रभाव भी अगर हम इसमें देखें 2-4 पॉइंट, हम क्या कह सकते हैं कि जातिगत मानसिकता या मनोवृत्ति में बदलाव, परिवर्तन, जाति के नाम पर भेदभाव में कमी, नाम पर भेदभाव, असमानता, शोषण आदि में कमी, जाति के स्थान पर आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति के महत्व में वृद्धि, विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक आर्थिक गतिशीलता बढ़ी, विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि, यह सब वैश्वीकरण के कारण और क्या है, बढ़ा। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन, तो ये सब आप बता सकते हैं, है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या है, हाँ, सभी जातियों के प्रति अब जो पहले है ना श्रेष्ठता और निम्नता की विचारधारा थी वो कमजोर हुई, अभी भी है, लेकिन वैश्वीकरण का इसमें बड़ा इंपैक्ट रहा है। आज देखिए वैश्वीकरण के कारण नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आई, उससे क्या हुआ, अंतरजातीय विवाह होने लगे, मोबिलिटी बढ़ी, है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का, कि जाति के नाम पर राजनीति और अधिक हावी हो गई। आज सूचना संचार के आधुनिक साधनों के जरिए कास्ट मोबिलाइजेशन आसान हो गया। अभी आप देख ही रहे बिहार इलेक्शन को लेकर, तो जाति के नाम पर राजनीति अधिक हावी हो गई। कैसे, सूचना संचार के त्वरित साधन आ गए, मास मीडिया, है ना, कोई भी आप एक वीडियो के जरिए आप लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव हम क्या कह सकते हैं वैश्वीकरण में, अगर आप देखें तो जाति के नाम पर संस्था, संगठन आदि का निर्माण संभव, निर्माण अधिक। जैसे कुछ निम्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे, तो एक संदर्भ में जातिगत द्वंद्व भी क्या है, वो बढ़ा है ना। कहां लिखा है क्या, विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि, श्वेता कुमारी, गतिशीलता में वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि। तो हम क्या कह सकते हैं, विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष, तनाव, द्वंद्व में भी वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है,
क्योंकि जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें यह कतई पसंद नहीं है ना। लिख देता हूं, और भी होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना है ना। तो विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष, तनाव, द्वंद्व क्या है, बढ़ा है। हाँ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं पूछ रहा हूं, है ना चांदनी, क्या पूछ रहा हूं, जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव है। कास्ट आइडेंटिटी और क्या होती जा रही है, गहराती जा रही है। जाति आधारित पहचान की राजनीति हावी। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है, देखिए प्रश्न एक मैं दे रहा हूं, उस प्रश्न को लिखो। वैश्वीकरण ने भारतीय जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव उत्पन्न किया है, क्या वैश्वीकरण के कारण जाति व्यवस्था पूर्णतः कमजोर हुई है। चर्चा करें। आइए, सुधा यादव, संजीवनी, चलिए। ट्रंप भी आए हैं, बहुत तरह का प्रश्न। हम लोग संस्था देख रहे हैं, उसमें जाति हमने देख लिया। अब विवाह और परिवार पर इंपैक्ट देखते हैं वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, कि परिवार और विवाह जैसी संस्था पर। लो अंशिका, अनिशा, इससे पिछली स्लाइड कौन है भाई, यही लिखो, खुद से चेक आप खुद से कर सकते हो ना, आप खुद पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा आपको। देखो क्या कहता है कोमल, वैश्वीकरण ने भारतीय जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव उत्पन्न किया है। इसका अगर आप एक फॉर्मेट बनाए तो पहले वैश्वीकरण का आशय बता दीजिए, ये भी बना देता हूं मैं कि वैश्वीकरण का आशय, बस 2 लाइन में। जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव, तो बता देंगे जाति व्यवस्था पर दोनों प्रभाव बताएंगे, सकारात्मक प्रभाव एक पहले बता देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्या वैश्वीकरण के कारण जाति व्यवस्था पूर्णतः कमजोर हुई है। नकारात्मक प्रभाव में सेकंड पार्ट को डील कर देंगे कि पूर्णतः कमजोर नहीं हुई है ना, नकारात्मक प्रभाव से ही नेक्स्ट जो है ये इसको आप कोरिलेट करेंगे, पूर्णतः नहीं कैसे, तो कुछ उदाहरण दे देंगे, है ना, जाति और राजनीति का चुनाव वगैरह। फिर निष्कर्ष क्या लिख देंगे आप कि वैश्वीकरण ने अवश्य ही जाति व्यवस्था को पहले की तुलना में गहराई से प्रभावित किया है ना। लेकिन माना कि अभी पूर्णतः नहीं, लेकिन पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, कंक्लूजन जो दिखता है शिवानी वही रखोगे ना। क्या कंक्लूजन, आपको नहीं लगता कास्ट सिस्टम पहले से बहुत कमजोर हुआ, सच्चाई भी है। 1980 तक क्या था हमारे यहाँ, 90 के बाद से धीरे धीरे 2000 के बाद से देखिए उदाहरण में आप दलित राजनीति, दलित आंदोलन, पिछड़ी जातियों का उदय, ये सब आप बता देंगे। कितना धीरे लिखते हो भाई, पिछले ही स्लाइड में रहोगे क्या। लिखो जल्दी फटाफट, चलिए। अब एक अगला हेडिंग बनाइए, वैश्वीकरण का विवाह और परिवार जैसी संस्था पर प्रभाव पूछेगा। विवाह और परिवार पर प्रभाव, तो पहले विवाह पर प्रभाव देख लेते हैं। विवाह पर दोनों ही प्रकार के प्रभाव आप देख सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव, तो हम क्या कह सकते हैं, बाल विवाह ये सब कमा है, अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह का प्रचलन है, दहेज में पहले की तुलना में कमी आई है, कुछ जातियों में बढ़ा भी है ना। तो लिखिए हम क्या लिख सकते हैं, अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह का भी कुछ हद तक प्रचलन। विवाह में अगर आप देखें तो युवक युवतियों की भूमिका बढ़ी है मां बाप के स्थान पर, तो विवाह के क्रम में युवाओं की भूमिका में वृद्धि। बाल विवाह में बहुत हद तक कमी, दहेज में कमी, पढ़े लिखे लोग आप दहेज कम ले रहे हैं, कुछ जातियों में अभी भी है दहेज प्रथा में कमी। विवाह के लिए कई तकनीकी नवाचार, मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह हैं, कई मैरिज ब्यूरो हैं, है ना, तो विवाह कार्य आसान है। तुम क्या कह सकते हैं, विवाह से संबंधित मैरिज ब्यूरो, मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com, विवाह.com, तमाम मैट्रिमोनियल साइट्स आदि की उपस्थिति। मैरिज ब्यूरो, मैट्रिमोनियल साइट्स, जीवनसाथी.com। लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहां अच्छा नहीं अभी भी,
अच्छी विवाह क्या है? विवाह के उम्र में वृद्धि होने से करियर को प्राथमिकता, एक अच्छी बात आप देखेंगे, दिखेगा आपको। विवाह के स्थान पर करियर को प्राथमिकता के कारण विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री की शिक्षा को इससे बल मिला है। विवाह से संबंधित मैरिज ब्यूरो, मैट्रिमोनियल साइट्स, है ना, मैट्रिमोनियल साइट्स, शादी.com, जीवन साथी.com, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, विवाह के क्रम में युवाओं की भूमिका। पहले मां बाप विवाह फिक्स करते थे, आज युवक युवतियां अपने मर्जी से विवाह अधिक हो रहे हैं। पहले गंधर्व विवाह का प्रचलन कम था, प्रजापत्य विवाह होता था मां बाप की अनुमति से, सामाजिक आयोजन की तरह। अब क्या है? गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जिसको आप कहते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, है ना। विवाह के स्थान पर शिक्षा, करियर आदि को फोकस किया जा रहा है, ये सब अच्छी बात है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको दिख सकते हैं विवाह में। हाँ, विधवाओं का भी विवाह हो रहा है ना, बिल्कुल। तलाकशुदा महिलाओं का भी विवाह हो रहा है ना, तो अच्छी बात है। कुछ समस्या क्या क्या देखी जा रही है अगर आप देखें, कुछ नकारात्मक प्रभाव। सबसे बड़ी बात क्या है कि विवाह का शो ऑफ बहुत हो रहा है। बिग फैट इंडियन वेडिंग सुना होगा, बिग फैट इंडियन वेडिंग। जैसे अंबानी ने अपने पुत्रों की विवाह किया उन्होंने, ठीक है, उनके पास पैसा है, परंतु उन्होंने बहुत विवाह के नाम पर अपनी समृद्धता पूरी दुनिया को दिखाई। तो कहीं ना कहीं विवाह के नाम पर आज जो है शो ऑफ अधिक हो रहा है, विवाह के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर हो रहे, बाह्य आडंबर बढ़ा है ना। हाँ, निगेटिव में हम कह सकते हैं डिवोर्स, विवाह विच्छेद की दर, है ना। मैट्रिलिनियल पढ़ाया है जहां वंशक्रम माता के नाम से चलता है, मातृसत्तात्मक जहां महिला का वर्चस्व है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि विवाह के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर। विवाह के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर एवं बाह्य आडंबर में वृद्धि। विवाह उत्सव के जरिए धन संपत्ति, धन वैभव आदि का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन। बिग फैट इंडियन वेडिंग, विवाह के बाजारीकरण, विवाह से संबंधित बाजारीकरण की प्रवृत्ति का विकास। इवेंट मैनेजमेंट की तरह, है ना, आज विवाह का आयोजन हो रहा, डिजाइनर पोशाक, इवेंट मैनेजमेंट, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये सब क्या है? हर रस्म के लिए अलग कलर का ड्रेस कोड, ये सब नया है, क्योंकि विवाह के जरिए एक बाजार तंत्र हावी होता जा रहा है। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो विवाह में बड़े बड़े इन्वॉल्व होती है ना। वही लिखा है आंचल, पहला ही पॉइंट, है ना, कि विवाह से संबंधित बाजारीकरण की प्रवृत्ति। जैसे हम कह सकते हैं प्री वेडिंग, फोटोशूट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, नए नए टाइप के सवाल ऐसे ही बनेंगे, ध्यान रखना, गया वो जमाना। प्री वेडिंग फोटोशूट, कुछ हो ना हो, लड़की को चश्मा पहनाकर बंदूक में फुलझड़ियां निकलता हुआ, ये पोज होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत सही पॉइंट है, विवाह से लड़कों की सुरक्षा को खतरा। शुक्ला जी का पॉइंट दमदार है ना। विवाह के नाम पर लोग आर्थिक संबंध को मजबूत कर रहे हैं, विवाह के स्थायित्व पक्ष कमजोर हुए, है ना, कुछ हो ना हो विवाह का। प्री वेडिंग, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग एक नया आ गया है कंसेप्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग। मन है तो विदेश में चले जाइए, लड़की पक्ष और लड़का दोनों पक्ष, है ना, वहां पर रहिए 5-10 दिन, पूरा होटल बुक करिए, गैदरिंग करिए, है ना, 5,000 फोटो खिंचवाइए, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, हो गया विवाह। खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन, वेब सीरीज, फिल्म, सैटेलाइट टीवी, ये सब क्या किया इन्होंने? विवाह के आयोजन को, इसको ग्लैमराइज किया है, इसका बाजारीकरण किया है ना, फिल्म में दिखाया जाता है। हम भारतीय औपनिवेशिक मानसिकता के हैं, है ना, तो जैसे हम भारतीय जो है नकलची बहुत होते हैं, कुछ रहे ना रहे कॉपी करने में बहुत आगे, है ना। तो ये चीजें हम भारतीय समाज में और दिखते हैं, गांव गांव में आप देखें तो जाकर सब कुछ आपको दिखेगा, है ना। चलिए, तो विवाह से संबंधित बाजारीकरण की प्रवृत्ति का विकास। और क्या हम कह सकते हैं? विवाह के स्थायित्व में कमी, ये एक बड़ा नुकसान है। और तलाक की दर में वृद्धि, घरेलू हिंसा, दहेज, घरेलू हिंसा आदि कारणों से
महिलाओं की सुरक्षा को खतरा, पहले भी था, अब ज्यादा है। विलंबित विवाह के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या, विलंबित लेट मैरिज के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या। आज आप देखिए अर्बन एरिया में आईवीएफ क्लिनिक, लोग करियर को फोकस करते हैं, अच्छी बात है ना। उससे क्या समस्या आ रही है? लेट मैरिज के कारण फर्टिलिटी जो है महिलाओं का, पुरुषों का, इन सब का फर्टिलिटी में कमी आती है, उससे बच्चों के जन्म को लेकर समस्या। आज महानगरों में रहने वाला हर 3 कपल में से कोई ना कोई एक कपल जो है वह इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है ना। तो विलंबित विवाह, वैश्वीकरण के कारण लोग करियर को फोकस करते हैं, अच्छी बात है, नौकरी के लिए, है ना। कमेंट फालतू बंद करो अब, है ना। जो लोग कहते हैं ना बेकार है, वो सबसे पहले विवाह के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो विवाह और परिवार वाली संस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप खुद से करेंगे, होमवर्क है आपका, है ना। चलिए आते हैं, कुछ नया उठाते हैं, जैसे एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, और खास करके एजुकेशन में कुछ नए टाइप का सवाल बना सकता है ना। भैया विवाह वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए, है ना। तो इसमें बुरा की क्या बात है ना, सही बात है, समझ रहे हो क्या करे, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। चलिए अब विवाह पर क्या इंपैक्ट है, हो गया, परिवार आपके जिम्मे है ना, लिख के दिखाइएगा। चलते हैं एजुकेशन पर इंपैक्ट देखते हैं अच्छे से, है ना। वैश्वीकरण का संस्था में आपसे पूछ सकता है, एक प्रश्न पूछा भी है, वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव, जैसे देखो एक सवाल पूछा है और नए टाइप का सवाल बन सकता है, जैसे राइज ऑफ एडटेक कंपनी, है ना, इंपैक्ट ऑफ एडटेक कंपनी ऑन एजुकेशन सिस्टम, कि जो वैश्वीकरण के दौर में खास करके पोस्ट पैंडेमिक पीरियड एडटेक फर्म का राइज हुआ, उससे एजुकेशन सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से पूछ सकता है ना। एक सवाल जो पूछा है वो देख लीजिए आप। देखिए भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है, विस्तृत उत्तर दीजिए, है ना। पहले से ओवरऑल कमी आई है ना, लेकिन महत्वाकांक्षा वृद्धि के कारण कुछ दहेज की घटना भी देखी जा रही है। सकारात्मक प्रभाव पूछ सकता है, और उसमें जो है राइज ऑफ एडटेक एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम से सवाल दिख जाएगा। है ना, ऑनलाइन एजुकेशन के कारण शिक्षा की पहुंच, है ना, शिक्षा के प्रसार में वृद्धि, और क्या आपको शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विकल्प आपके पास अवेलेबल है। हाँ, वहनीय लागत पर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है ना। और क्या पॉजिटिव देखते हैं शिक्षा वैश्वीकरण के दौर में, व्यवसाय परक शिक्षा, रोजगार आधारित शिक्षा अधिक मिल रहा है ना। यानी व्यवसाय परक शिक्षा, कौशल विकास आधारित जो है शिक्षा अधिक बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जैसे तकनीक आधारित शिक्षा, बहुत सारी कौशल विकास से संबंधित शिक्षा, इन सब के कारण हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। वैश्वीकरण के कारण अगर आप देखें तो नौकरियों की संख्या बढ़ी है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और उन अवसरों की पूर्ति के लिए व्यवसाय परक शिक्षा का प्रसार भी क्या है, बढ़ा है। और क्या कह सकते हैं हम, हाँ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप शिक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं, जा सकते हैं। शिक्षा के नाम पर अंतरराष्ट्रीय प्रवास भी जो है वो बढ़ी है ना। और क्या हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए क्या अच्छाई आपको दिखता है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर कई लोग हैं जो करियर के लिए कुछ रोजगार करते हुए भी शिक्षा ले सकते हैं, कई महिलाएं हैं जो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए भी शिक्षा, यानी किसी भी उम्र के लिए शिक्षा की उपलब्धता है, ये अच्छी बात है ना। और क्या है, हाँ, साक्षरता दर में बहुत वृद्धि हुई है, साक्षरता दर में कमी, हरमीत सिंह क्या लिख रहे हो, साक्षरता दर बढ़ी है ना। और क्या हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ी है, क्वालिटी एनहांसमेंट हुआ है पहले की तुलना में। निजी क्षेत्र के राइज के कारण नेगेटिव इंपैक्ट भी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट भी है ना। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, जैसे आज देखिए हम लोगों को रोजी रोटी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही चल रहा है। हाँ, और क्या है अच्छा बात शिक्षा को लेकर अगर आप देखें, शिक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है ना, वैश्वीकरण के कारण। कुछ समस्याएं भी दिखी है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक हम क्या कहते हैं, जैसे एडटेक कंपनियों के कारण, एजुकेशन एनेबल्ड, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन, आज शिक्षा का प्रसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, कई हमारे बच्चे जो लाइव क्लास में होंगे अभी सुदूरवर्ती गांव से जुड़े होंगे, तो ये सब अच्छी बात है ना, कि आपके पास संसाधनों के अभाव के बाद भी आप शिक्षा के अवसर से वंचित अधिक नहीं हो सकते। और क्या है नकारात्मक प्रभाव, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन के कारण। जैसे अगर आप देखें तो शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, महंगी शिक्षा प्रणाली के कारण समाज के हर वर्ग की वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है ना। उससे सामाजिक आर्थिक विषमता क्या है, बढ़ी है। डिजिटल साक्षरता के अभाव से
बहुत सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन का, डिजिटल एजुकेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कई बार गुणवत्ता की कमी भी देखी गई है ना। तो एडटेक का अलग से मैं करा दूंगा, अलग से, है ना। यहां पर पहले ओवरऑल देख ले, शिक्षा के नाम पर प्रवचन भी बढ़ा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवचन बढ़ा है। प्रत्येक साल देश से लाखों लोग जो है बाहर जा रहे हैं शिक्षा के लिए, है ना। उससे प्रतिभा का पलायन हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है वैश्वीकरण के कारण। आज आप देखिए हमारे छात्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, दुनिया के विभिन्न देशों में जा रहे हैं। करोड़ों रुपया भारत का पैसा जो है शिक्षा के मद में जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की भी बात है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता उतनी नहीं बढ़ी है, जिस कारण शिक्षा के नाम पर विदेशों में राशि प्रवाहित हो रही है। उसी से माइग्रेशन भी हो रहा है। जो प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन जिसको आप कहते हैं, वैश्वीकरण के दौर में और बढ़ा है। आज आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय कंपनी आती है हमारे यहाँ फिल्टर करके हमारे युवाओं की, जो एक कुशल युवा है, शिक्षित युवा की बड़ी फौज को अपने देश लेकर जा रही है। तो वैश्वीकरण के कारण जो है ये सारी समस्या है। और क्या हम कह सकते हैं, जैसे शास्त्रीय साहित्य की शिक्षा, मानविकी की शिक्षा का महत्व घटा है। जो इंजीनियरिंग है ना, तकनीकी शिक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है, साहित्य की, इन सब की शिक्षा जो है धीरे धीरे कमजोर हुई है। शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व, आप सभी हिंदी माध्यम के छात्र से प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व क्या है, बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के निजीकरण के कारण पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव हमारे क्षेत्र में अधिक होता जा रहा है। वैसी स्थिति में शिक्षा को लेकर बहुत सारी समस्या है ना। तो हम क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट बता सकते हैं। देखिए, पहला, देखिए शिक्षा प्राप्ति के साधनों, अवसरों में अत्यधिक वृद्धि, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन आदि के कारण शिक्षा की सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक उपलब्धता में वृद्धि, वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्धता, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। एक दूसरे को टारगेट करके कमेंट करते करते जीवन बीत गई है। क्या आदत है, समझ में नहीं आता। इतना भी कह लो, बोल लो, फर्क थोड़ी पड़ता है। बोलकर चिल्लाकर मर जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति के साधनों, अवसरों में अत्यधिक वृद्धि, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी समझते ही होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन आदि के कारण शिक्षा की सुदूरवर्ती, रिमोट एरिया तक उपलब्धता बढ़ी है। वहनीय लागत, जिसको आप अफोर्ड कर सकें। लिखा आयुष वर्मा, वहनीय है, जिसको वहन कर सकें, खर्च उठा सकें। वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव, आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय परक, रोजगार परक एक ही बात है। शिक्षा कौशल में वृद्धि से रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवाओं के शिक्षा के कारण महत्व में वृद्धि, आज भारतीयों की पूछ है दुनिया के मंच पर। शुक्ला जी, कुछ नहीं हो सकता, 500 नाम बदल सकते हैं आप, है ना। टीम परेशान हो चुकी है ना। सब उपाय देख चुके हैं, इसलिए तो नाजायज फायदा उठाया जाता है। हाँ, ऑनलाइन डिस्टेंस दोनों है आरती। जैसे आज आप देखिए, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इंडियन का दुनिया के स्तर पर दबदबा है। आज हमारे आईटी, हमारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएम, इन सब के युवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ी है और ग्लोबलाइजेशन इनको एक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हम क्या कह सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में एडटेक कंपनियों के उदय के कारण शिक्षा की उपलब्ध, अलग से करा दूंगा एडटेक का, यहां खाली लिख लो उपलब्धता व रोजगार में वृद्धि। एडटेक कंपनी का अलग से लास्ट में देख लेंगे, है ना। तो क्या लिखा है? शिक्षा प्राप्ति के साधन और अवसर, निधि यादव, लिखा है कि नहीं पहला पॉइंट? चलिए कुछ नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, है ना। एक पॉइंट और लिख लो, डिजिटल शिक्षा के विकास से शिक्षा के हर आयु, शिक्षा की हर आयु वर्ग तक पहुंच संभव। कुछ नकारात्मक, ज्यादातर सवाल नकारात्मक प्रभाव से पूछेगा, ध्यान रखना, है ना। वैश्वीकरण से, वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। पहला, शिक्षा के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति का चरम विकास, चरम स्तर पर विकास। शिक्षा के निजीकरण की प्रवृत्ति, अधिक विकास। साहित्य, कला, मानविकी, ह्यूमैनिटीज के स्थान पर तकनीकी शिक्षा के महत्व में अधिक वृद्धि। शिक्षा की गुणवत्ता, वास्तविक अर्थों में कम। शिक्षा में मूल्यों के समावेशन में कमी। लिख लो पहले, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले समझ लीजिए, फिर सवाल पूछिएगा मौर्य जी। शिक्षा के नाम पर डिजिटल हस्तक्षेप में अत्यधिक वृद्धि। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल हस्तक्षेप में अधिक वृद्धि से के कारण बच्चों, युवाओं की सीखने तथा क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता में कमी। शिक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के कारण देश से बाहर
एक बड़ी धनराशि निकाश संभव, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, समाज, घर परिवार के दबाव के शैक्षणिक व करियर संबंधित दबाव के कारण छात्रों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि। यहां से नहीं रुक रही है क्लास, नहीं तो 1 अरब कमेंट आ जाता अब तक में, है ना। क्या कहा, 1 खरब कमेंट आ चुका होता अगर 1 सेकेंड क्लास अगर रुक जाती तो। ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक जो बहुत चिंता का विषय क्या है कि घर परिवार समाज का दबाव आजकल बच्चों पर शिक्षा के क्षेत्र में अधिक है। करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बच्चों पर उनकी का बचपन छीना जा रहा है, किताबों के बोझ तले उन्हें दबाया जा रहा है। जिस उम्र में खेलने कूदने की जो उम्र है वहां पर बच्चों को माँ बाप द्वारा समाज के दबाव के कारण कहीं ना कहीं उनके बचपन को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक बड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति है हमारे समाज में। कोटा आधारित शिक्षा प्रणाली सुना होगा, कोटा एजुकेशन। बच्चों को स्कूली शिक्षा से छोड़ करके आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी के लिए कोटा में आपको रखना है ना। उनका जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं होना चाहिए। क्लास 11 12 स्किप कर जाते हैं बच्चे और सिर्फ एग्जाम देकर 11वीं और 12वीं की डिग्री ले लेते हैं, बदले में आईआईटी नीट की कोचिंग कर रहे हैं। और वहां पर कोटा आधारित कोटा एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में समाज का दबाव, परिवार का दबाव, सक्सेस और फेलियर का दबाव, इस कारण आत्महत्या की घटना क्या है हमारे बच्चों में बढ़ती जा रही है। बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है वैश्वीकरण के दौर में, क्योंकि समाज के स्तर पर अगर आप देखें तो सफलता की चाह का एक नया दौर आपको दिखेगा। हर माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा जो आईआईटी आईआईएम नीट वगैरह कहीं ना कहीं इन संस्थानों में, अच्छी बात है, माँ बाप का एक्सपेक्टेशन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसको लेकर दबाव बनाया जाना ये बहुत आज समाज के स्तर पर यह समस्या थी। प्रतिभा पलायन, आप सोचिए देश से प्रत्येक वर्ष अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 7 से 8 बिलियन डॉलर, जितना हमारा से कुछ शिक्षा का बजट नहीं है, उससे ज्यादा पैसा हम बाहर विदेशों में प्रवाहित कर देते हैं शिक्षा के नाम पर। शिक्षा के नाम पर जो पैसा जाता है, हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहीं से कैंपस होकर दुनिया के किसी देश में सेटल हो जाते हैं, हम उस प्रतिभा से हाथ धो लेते हैं, बदले में आप कहेंगे कि सर रेमिटेंस आता है, कुछ पैसा आपको मिल जाता है ना, ये कि पैसा आपको जो है भेजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन प्रतिभा से हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिल सकती थी, वो प्रतिभा जो है कहां है, पलायित हो चुकी है ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे होंगे, कुछ लोगों को छोड़कर बहुत लोगों पर दबाव भी होगा, है ना। शिक्षा के नाम पर अंतरराष्ट्रीय प्रवचन हो रहा है, बाहर बड़ा पैसा देश का जा रहा है। जब मैं आपको एजुकेशन पढ़ाऊंगा सोशल जस्टिस में, तो उसमें हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे उच्च शिक्षा का जितना बजट नहीं, उससे ज्यादा पैसा हम विदेशों में पंप कर देते हैं, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल हस्तक्षेप में अधिक वृद्धि के कारण बच्चों युवाओं को सीखने तथा सृजनात्मक क्षमता में कभी, पहले सोनाली समझ लो फिर कमेंट करना, अभी आ रहे हैं इस मुद्दे पर भी। जैसे आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, माँ बाप जो है उनकी मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता के कारण कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, लेकिन ज्यादातर आप देखें तो बुराई आपको दिखेगी। स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, खुद से जो काम करना चाहिए था हर कार्य के लिए गूगल की मदद ले रहे हैं, हर कार्य के लिए उनकी डिपेंडेंसी ऑनलाइन सोर्सेस पे है, खुद से मेहनत करके वो कार्य करना नहीं चाहते। अगर डिजिटल इंटरवेंशन जो है वो एक लिमिटेड पार्ट में सही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को डिजिटली एजुकेशन के लिए एडिक्ट बना देना ये कहीं से सही नहीं है ना। आज आप देखिए स्कूल के द्वारा हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, कहीं ना कहीं हर ग्रुप में जो है इस प्रकार का दबाव दिया जाता है माँ बाप पर, बच्चों पर। आंखें कमजोर हो रही है, बच्चे आइसोलेटेड पहले ही थे न्यूक्लियर फैमिली में, अब क्या है, खेलने के लिए समय नहीं, इतना होमवर्क डाल दो, कभी पीपीटी प्रेजेंटेशन तो कभी ये तो कभी ये। आज हमारे विद्यालय जो है बेसिकली बच्चों के साथ डिजिटल इंटरवेंशन जो है एक एज ग्रुप उम्र के लोगों के लिए सही बात है ना, जो मैच्योर है। परंतु छोटे छोटे बच्चे आप देखिए 2 साल 3 साल का बच्चा जो है मोबाइल एडिक्ट हो रहा है, और इसका इंपैक्ट जो है बहुत नुकसानदायक। बिल्कुल चैट जीपीटी, गूगल, इन सब की मदद लेकर हमारी खुद की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। आप देख लीजिए किसी चीज के लिए दिमाग पर जोर डालने के बजाय आप फोन उठाते हैं, तुरंत गूगल करने लगते हैं, माना कि उससे आपको मदद मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आप खुद की मेहनत के दम पर अर्जित करते हैं वो अच्छी बात। दूसरा, डिजिटल इंटरवेंशन हर क्षेत्र में सही नहीं है। जो क्षेत्र प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड आधारित शिक्षा है वहां पर ये नहीं है, जहां पर प्रैक्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित, वहां पर हर चीज डिजिटल इंटरवेंशन के जरिए पूरा नहीं। तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो ये सब हम बता रहे हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी कह लें, एआई कह लें, है ना, एआई का ही वो एक वर्जन है। चलिए, और क्या हम देख रहे हैं, शिक्षा के बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण। आप देखिए प्ले स्कूल एक नया कंसेप्ट आ गया। अर्बन एरिया में क्या है, माँ बाप को बच्चे बोझ लगते हैं, खास करके कौन, न्यूक्लियर फैमिली वाले, हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या है, नौकरी पेशा है, बच्चों का जन्म हो गया, उसे क्या प्ले स्कूल के नाम पर उन्हें 5-6 घंटे के लिए स्कूल डालते हैं, ताकि 5-6 घंटे आदमी रिलैक्स रहे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप की भावनात्मक लगाव की आवश्यकता है, बच्चे प्ले स्कूल के नाम पर वहां भेज दिए जाते हैं। प्ले स्कूल कहने के लिए क्या, एंटरटेनमेंट के लिए 2-4 मेड रख दी जाती है, 2-4 खिलौने, और वो हो गया प्ले स्कूल। तो शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति का विकास बहुत चरम स्तर पर, हर चीज के लिए आपको पे करना है, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को, है ना।
शिक्षा के निजीकरण, आज आप देखिए निजीकरण से क्या होगी, शिक्षा की लागत महंगी होगी, और महंगी शिक्षा जब होगी तो समाज के सभी वर्गों की वहां तक पहुंच नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए शिक्षा जो है, अगर वो लागत उसकी महंगी हो जाएगी तो उससे समाज के हर वर्ग की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी। आज आप देखिए जैसे जैसे निजीकरण की प्रवृत्ति का बढ़ा है, विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विषमता भी क्या है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगी शिक्षा व्यवस्था के कारण समाज के हर वर्ग की वहां तक पहुंच नहीं हो पाएगी। फलता क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ जाएगी, है ना। साहित्य, कला, मानविकी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ तकनीक की शिक्षा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तकनीकी शिक्षा, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। यानी साहित्य, कला, मानविकी के स्थान पर तकनीकी शिक्षा, इन सब का महत्व। मैं पूछूं अगर आपके बैच में कोई है जो संस्कृत लिटरेचर से जिसने ग्रेजुएशन किया है, आप बताइए, अगर कोई है तो कमेंट करके, झूठा कमेंट नहीं करना, रेयर आपको दिखेगा। तो जो साहित्य की शिक्षा है वो हमारे साहित्य समाज का दर्पण है। आज आप देखिए मानविकी की शिक्षा कम होती जा रही है, कला की शिक्षा बहुत कम, लिमिटेड लोग हैं जिनको कला के फील्ड में जाना है। शिक्षा की गुणवत्ता वास्तविक अर्थों में कम, जो क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, वो आज आपको नहीं दिखेगी, है ना। बस एक शुक्ला जी मिले हैं मुझे, मैंने पूछा संस्कृत लिटरेचर, है ना, शिक्षा की गुणवत्ता वास्तविक, 10 तक तो सब पढ़ा है अनिशा। शिक्षा में मूल्यों के समावेशन में कमी। आज आप देखिए हम अपने बच्चों को किसकी कहानियां पढ़ा रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग की कहानी, बिल गेट्स की कहानी। बुरा नहीं है, इन लोगों ने अपने मेहनत के दम पर कुछ अचीव किया, अच्छी बात है, लेकिन जिस उम्र में बच्चों में चारित्रिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए, उस उम्र में हम अपने बच्चों को आर्थिक मूल्यों की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये शिक्षा में मूल्यों का क्षरण हो रहा है ना। तो ये सभी बातें आप दिखा सकते हैं वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। चलिए एक अलग से थोड़ा सा एडटेक कंपनी के बारे में बना लीजिए, क्या पता जैसे मैं क्वेश्चन रखूं जहां से प्रश्न आपको दिख सकता है। वैश्वीकरण ने तकनीक आधारित शिक्षा को अधिक विस्तार देकर इसके प्रसार में एक और वृद्धि की है। शिक्षा के क्षेत्र में एडटेक कंपनियों का उदय, वर्षों में उदय कारणों तथा शिक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की समालोचनात्मक व्याख्या करें। इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे, है ना, क्योंकि बिल्कुल नए टाइप का सवाल ग्लोबलाइजेशन से बना रहा है। देखा आपने, वर्क फ्रॉम होम बना रहा है, गिग इकोनॉमी, नया नया टाइप का। प्रश्न लिख लीजिए। वैश्वीकरण ने तकनीक आधारित शिक्षा को अधिक विस्तार देकर इसके प्रसार में एक और वृद्धि की है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार में वृद्धि की है। शिक्षा के क्षेत्र में एडटेक कंपनियों का हाल के वर्षों में उदय के कारणों तथा शिक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की समालोचनात्मक व्याख्या करें, है ना। अब जैसे थोड़ा सा इसको समझते हैं, पहले तो एडटेक कंपनी का आशय इसके उदय के कारण शिक्षा पर प्रभाव सकारात्मक, नकारात्मक, फिनटेक, एडटेक, जाओ खा लो, रोका किसने है। एडटेक कंपनी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, है ना। एडटेक नाम दो शब्द से मिलकर बना है, एड एजुकेशन और टेक टेक्नोलॉजी। मोटे तौर पर वैसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी की मदद से सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा के प्रसार का कार्य कर आर्थिक लाभ कमाने का
कार्य करती है, जैसे हमारा फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, कई है मार्केट में, वेदांतु, बाइजू पहले थे, ये सब क्या है, एडटेक कंपनी है। तो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोवाइड करना है ना, टेक्नोलॉजी से लेस होकर अब इनके उदय के क्या कारण है, वाई, पहले क्यों नहीं था हाल के वर्षों में? पहले भी देखें तो भारत सरकार द्वारा तकनीक आधारित शिक्षा, है ना, पहले एमएचआरडी हुआ करता था, शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके जरिए बहुत सारे वेबसाइट पर आप देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, है ना, चाहे इग्नू हो या देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना, जैसे आप मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस आपको दिख जाएगा, स्वयं प्लेटफॉर्म पहले भी रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में तकनीक आधारित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आई है, उसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट है, यहाँ से नए प्रकार का प्रश्न आपको बन सकता है। तो पहले राइज ऑफ एडटेक कंपनी, क्या इसका क्यों राइज हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके क्या कारण है, बताइए विद्वान लोग, एडटेक कंपनी के उदय के क्या कारण है? सबसे बड़ा जो राइज का कारण था वह तो कोविड पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, जब कोविड के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है ऑफलाइन एजुकेशन मोड पूरी तरह ठप पड़ चुका था, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मोड ऑफ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एडटेक कंपनी का राइज हुआ, है ना, यानी जो महामारी के पश्चात हमारे शैक्षिक सत्र संस्थान बंद हो गए, वैसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन एकमात्र विकल्प था, और उस कॉन्टेक्स्ट में इनका जन्म हुआ। उदय के और कारण क्या है, समाज के स्तर पर बढ़ता हुआ इंटरनेट का प्रचलन, स्मार्टफोन का प्रचलन, है ना, इंटरनेट सेवाओं में, वही बता रहा हूं, इंटरनेट सेवाओं में वृद्धि, उसका सस्ता होना, बिल्कुल सही बात, स्मार्टफोन का प्रचलन। उसके अलावा अगर आप देखें तो करियर की प्राथमिकताओं के कारण लोगों का भौतिक रूप से किसी संस्थान में उपस्थित होकर शिक्षा न ले पाना, यह भी एक समस्या है कि नौकरी करें या कोई व्यावसायिक कोर्स करें, है ना, तो एक यह भी एक समस्या है कि नौकरी करते हुए या परिवार को चलाते हुए हर उम्र के लोग तक अगर पहुंच चाहिए तो शिक्षा का यह स्रोत आया। दूसरा और भी इसके उदय के कारण है, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया गया, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ने इसमें पैसा लगाया, है ना, और इस अवसर को भुनाने की कोशिश की गई बहुत सारी कंपनियों के द्वारा कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर में स्कोप है ना, और यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो पिछले 5-7 सालों में एडटेक कंपनियों पर बाहरी निवेशकों का भरोसा बना और बहुत सारी बाहरी विदेशी फर्मों के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया। और कारण क्या अगर आप कहें तो एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तरह तरह की जो है तकनीक का प्रसार आता गया, है ना, रियल टाइम एजुकेशन तक पहुंच के लिए। पहले सैटेलाइट के थ्रू, वीसैट के जरिए मैं भी बहुत पढ़ाया हूं, वीसैट के जरिए पहले सैटेलाइट के थ्रू जो है टेलीकास्ट होता था, लेकिन उसमें ये इतना जो है क्लैरिटी नहीं होती थी, है ना। तो एडटेक कंपनियों के राइज के कारण अब आप समझ पाए, इसके उदय के लिए के कारण जो शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, यहां से सवाल पूछ सकता है ना। लिखिए उदय के क्या क्या कारण है, तो पहला लिखिए, फर्स्ट बड़ा जो कारण है वो लिखिए, कोविड 19 महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थानों का बंद हो जाना, एक तरह से स्मार्टफोन अधिकाधिक बिक्री, इंटरनेट का प्रसार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक तथा सस्ते दर में उपलब्धता। एक और कारण था ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप, समझते हैं ना, जैसे इसको इंस्पिरेशन कहां से मिली वो भी आप समझ लेंगे। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के द्वारा मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित जैसे हुआ क्या, जैसे जैसे आप देखें तो टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ी, तो मनोरंजन के क्षेत्र में पहले प्रयोग हुआ। आज आप देखेंगे सिनेमा देखने के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं, बहुत सारी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, पूरा जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव जो है इंपैक्ट दिखा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। उसके पीछे कारण क्या है ना, उसके पीछे, अरे भैया फोन वही होगा, है ना, शॉर्टकट में लिखा हूं, मुझे भी पीएच पता है ना, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, है ना, ये सब G5, बहुत सारे सोनी लिव, ये सब ऐप की लोकप्रियता पिछले 7-8 सालों में क्या है, बढ़ती जा रही है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक नया प्लेटफॉर्म ओटीटी जो है वह उभर कर आया,
ऐसी स्थिति में जब मनोरंजन के क्षेत्र में कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, तो जो एडटेक कंपनी है उनको भी लगा कि कुछ नया करना चाहिए, और एजुकेशन की फील्ड को उन्होंने टारगेट किया कि जब लोग मोबाइल पर सिनेमा हॉल में जाना छोड़कर घर बैठकर फिल्म देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, अपने को एंटरटेन कर सकते हैं, तो लोग अपने को एजुकेट भी तो कर सकते हैं घर बैठे। और इंस्पिरेशन जो है वो ओवर द टॉप जो है प्लेटफॉर्म, उसके जरिए जो है यहां पर अधिक दिखा है। तीसरा पॉइंट, इंटरनेट का प्रसार देश के रिमोट एरिया में। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि गांव गांव तक 5G 4G कनेक्टिविटी बेहतर आपको मिलेगी? आज आप देखिए एयरफाई, आजकल गांव के सैटेलाइट, अब तो आप देख ही रहे हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म पायल, वेब सीरीज कभी देखा है अमेजन पे? नेटफ्लिक्स का नाम सुना है? उसी को हम कहते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, है ना। स्मार्टफोन, फोन का स्पेलिंग ठीक कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जा रही है। शॉर्टकट लिखने में भी कई बार समस्या है। स्मार्ट PHONE लिख लो, आप बता गए, है ना। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के द्वारा मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित। लिखिए आगे, उदय के कारण। सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ मतलब डिस्टेंस लिख देता हूं, शिक्षा प्रसार से संबंधित नीतियां एडटेक कंपनी में निवेशकों द्वारा अधिकाधिक निवेशित किया जाना, एजुकेशन सिस्टम को क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान करने का जज्बा का उद्देश्य लिख लें। रखने वाले कई योग्य शिक्षकों, विद्वानों के इस क्षेत्र में पहल के कारण शिक्षा के मार्ग में विद्यमान आर्थिक अवरोधों को दूर करने हेतु एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करना, है ना, क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान करने का उद्देश्य रखने वाले कई योग्य शिक्षकों, विद्वानों का इस क्षेत्र में पहल के कारण, लिख सकते हैं, शिक्षा के मार्ग में विद्यमान आर्थिक अवरोधों को दूर करने हेतु, आर्थिक अवरोधों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के प्रसार से संबंधित नीतियां गवर्नमेंट ने भी क्या किया है ना, इसको प्रमोट किया है। एडटेक कंपनियों में निवेशकों का भरोसा दिखा। क्यों? क्योंकि नया फील्ड था जहां पैसा लगा सकते थे, और ओटीटी पर लोगों ने पैसा लगाकर बहुत पैसा भी बनाया। चलते हैं, इसका प्रभाव क्या है उस पर चर्चा करते हैं। हमने जो बनाया था, है ना, कि एडटेक कंपनी का क्या आशय है, इसके उदय के क्या कारण है, सकारात्मक और नकारात्मक। तेजी से सकारात्मक प्रभाव क्या लिख सकते हैं कि कमेंट करने में बहुत आसानी, है ना, टाइम पास करने में मजा। लिख सकते हैं पहला, एडटेक कंपनी का शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव। लिख मत लेना, कई लोग लिख भी लेंगे। सकारात्मक प्रभाव पहला क्या है? समय, स्थान, उम्र की बाध्यता से परे, बाध्यता से परे शिक्षा की उपलब्धता, वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता। पैसा कम देकर पूरा मजा लिया जा सकता है ना। क्वालिटी एजुकेशन आपको घर बैठे मिल रहा है। सब्र करो गोलू यादव, सब्र करो, रुकेगी तो यहाँ क्रांति हो जाएगी, है ना। तो पहले दाएं बाएं देख लो, है ना। अगर लगे कि मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं अकेला ही हूं, तो लिखवे मत करो। दाएं पहले देखो कमेंट में, फिर बाएं, है ना, अंदाज लग जाएगा। समय, स्थान, उम्र की बाध्यता से परे। रात के 2 बजे भी वीडियो देखकर आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने का मादा है तो। उम्र, किसी भी उम्र की शिक्षा, है ना। स्थान, कहीं बैठकर, कोई समय। वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, अफोर्डेबल प्राइस पर। एडटेक कंपनी विभिन्न रोजगार परक, तेजी से देखो,
शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों, शिक्षा से संबंधित कोर्सों की उपलब्धता, इसे लिख लें। रोजगार, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ शिक्षा के अवसर, शिक्षा की उपलब्धता। लिखिए पॉजिटिव इंपैक्ट, फटाफट नोट करिए, कमेंट पहले लिख लो फिर कमेंट कर लेना आराम से। विभिन्न रोजगार परक शिक्षा से संबंधित कोर्सों की उपलब्धता। यहां लिख दिया है समय, स्थान, स्थान में गांव हो शहर हो हर जगह आ गया। उम्र की बाध्यता से परे, है ना। लिखिए फटाफट। एडटेक कंपनियों द्वारा के कारण रोजगार के विभिन्न अवसरों की उपलब्धता, रोजगार के विभिन्न अवसरों की उपलब्धता। स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइट सिस्टम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बाजार को बल आर्थिक विषमता या गरीबी के कारण शिक्षा के अवसरों से वंचित छात्रों के लिए एक नवीन एवं सस्ता विकल्प डिजिटल साक्षरता में वृद्धि काफी है। लिख दिया है ऊपर ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्या है समझ पा सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइट सिस्टम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का एक बड़ा मार्केट आ गया इंडिया में, है ना। आर्थिक विषमता, गरीबी के कारण शिक्षा के अवसरों से वंचित छात्रों के लिए एक नवीन एवं सस्ता विकल्प, बहुत बड़ी बात है ना। डिजिटल साक्षरता, उसमें काफी वृद्धि हुई है एडटेक कंपनियों के कारण, है ना। इसके नुकसान क्या है? एक नुकसान तो आप सभी देख ही रहे हैं। लिखिए फटाफट लिखिए, समय नहीं है। नुकसान, नकारात्मक प्रभाव। समय की बर्बादी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, शिक्षक मनोरंजन करने वाला हो गया और छात्र जो है उपभोक्ता हो गए। समय की बर्बादी, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, विशेषकर आंखों पर। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव में वृद्धि। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि पर अत्यधिक निर्भरता। हाँ, मेंटल हेल्थ इशू लिख सकते हैं, देख लेना नीति का दोबारा। हाँ, साइबर फ्रॉड वगैरह का खतरा तो क्लियर है। इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि थोड़ा हम लोग एडटेक कंपनियों के इंपैक्ट को थोड़ा पॉजिटिव रखें तो ज्यादा अच्छा है ना। दूसरा, इसका बाजारीकरण, एक और भी नकारात्मक में लिखते हैं कि शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति को बल, बाजारीकरण की प्रवृत्ति को बल। और क्या किया गया मार्केट को? कमर्शलाइजेशन, व्यवसायीकरण, है ना। अनुशासन में कमी नहीं लिखो, मुस्कान लिखो, दूर दूर तक अनुशासन नहीं, है ना। चलिए, अब किसी को जेन्युइन सवाल है पूछिए, अन्यथा शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जिनको जेन्युइन सवाल है
पता नहीं भूमिका 8:30 से 10:30 क्लास है ना? नहीं, आज 2 घंटा तो झेल ही नहीं पा रहे आप, 3 घंटा कहाँ से पढ़ लेंगे? यहाँ 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए, है ना? 8:30 से 10:30 कल जो है वैश्वीकरण का रिमेनिंग पार्ट वो हम लोग देख लेंगे, जैसे महिलाओं पर प्रभाव, है ना, जनजातियों पर प्रभाव, किसानों पर, युवाओं पर, है ना, कुछ वैश्वीकरण का। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, अंतिम 5 मिनट बहुत है। स्थिरता का अभाव का मैरिज में का मतलब क्या हुआ? तलाक की दर बढ़ेगी तो क्या हुआ? मैरिज कंक्लूजन को अधिक पॉजिटिव ही रखना है ना, अधिक पॉजिटिव रखना है। जहां निगेटिव रख सकते हैं वहां बता दूंगा मैं, अधिकतर हम सकारात्मक रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? समय की बर्बादी, है ना, पढ़ रहे हैं चले गए फेसबुक देखने, है ना, रात में रहेगी क्लास, कल 8:30 PM टू 10:30 PM होगी बच्चा, है ना, सुबह मेरे पास टाइम नहीं है ना, रात में, है ना, जैसे पहले IR की क्लास लेता था वैसे ही होगी कोचिंग। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखवा क्या रहा था एग्जाम्पल? हाँ, गुरु शिष्य की पवित्रता तो खंडित हो गई। एक बुक रहे तब ना वैशाली बता दे 50 चीजें कैसे, आप जाके वीडियो देख लेना, मैंने चढ़ा रखा है। परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है? संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, नाविक परिवार आ रहा है ना, परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव कम हो गया है ना, और क्या है? परिवार पर प्रभाव क्या है? सदस्यों में दूरी हो गई है। और क्या है परिवार पर प्रभाव? वृद्धों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है नाभिक परिवार के। सकारात्मक प्रभाव क्या बता सकते हैं? दूरी के बावजूद भी कनेक्टिविटी बढ़ी है ना, जैसे हम लाइव कॉल कर सकते हैं, सूचना संचार क्रांति के कारण, यातायात के साधन के कारण। पहले खुद से कोशिश तो करो, हर चीज तो बता ही देता हूं, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी क्या लग रहा है कि लोग बाजार जब पैसा कमाने के लिए ही शिक्षा देने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? नैतिक मूल्य का क्षरण होगा, गिरावट, कमी, उससे गिरावट आएगी, गुणवत्ता गिरेगी, लोग सोचेंगे क्यों अच्छा पढ़ा है, किसी तरह काम चलाओ, पढ़ाकर पैसा कमा लो। आधुनिक समाज की विशेषता, इतना दोनों का मिक्सअप कावेरी वर्मा क्या पढ़ा रहा था? परंपरा और आधुनिक। नहीं हो सकता आंचल 11 बजे रात तक यहाँ नहीं है, संभव नहीं है ना सर। 8 से 10 बाद में देखेंगे, अगर हुआ तो आधा घंटा पहले करने कोशिश करेंगे। कमिटमेंट नहीं तो फिर लोग रोज कमेंट करना शुरू कर दोगे, है ना। चलिए, डाउट किसी का नहीं रहेगा, हमें पता है ना। चलिए देखो, चलिए, आर्थिक विकास हो रहा है। 4th पॉइंट कौन सा बताएं? सामाजिक अलगाव, दिन भर मोबाइल से चिपके हैं, घर में मेहमान आ गया, कोई बीमार पड़ा, क्लास का टाइम हो गया, मोबाइल से चिपके हुए हैं, है ना। सामाजिक दूरी, अलगाव, कमरे में बैठकर अपना स्टडी रूम, मोबाइल, लैपटॉप, दिन रात घिरे पड़े हैं। क्या हुआ? सोशली आइसोलेट हो गए आप, अपने परिवार में रहकर ही पता नहीं चलता दिन भर आप। पहले क्या था? स्कूल आने जाने से सामाजिक एकीकरण भी होता था, बहुत कुछ सीखते भी थे। आज क्या हो रहा है? हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ा कर रहे हैं, किसी से मिलना जुलना, दुनियादारी, बहुत कुछ सीखते थे आप, एक्सचेंज ऑफ थॉट होता था। फास्ट कैसे लिखे? अखबार उठाओ, रोज जो है 2 पेज लिखना स्टार्ट, देखकर लिखना, या अपने मन की कोई बात रोज 2-3 पेज स्पीडली लिखो, है ना। स्क्रीन टाइम 10-10 घंटा, आंख का तो बंटाधार हो जाएगा। 2028 में ऑप्शनल कब से स्टार्ट करें? 26 से कर लो, काफी है। 26 में, अब मई जून में स्टार्ट कर लो, बहुत। चलिए देखिए, नाजमीन लिख रही है पापा को देखने आए लेकिन आप क्लास कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है रितु, धन्यवाद। चलिए, कल क्या पढ़ के आएंगे कोमल? बता दिया अभी। जनजातियों पर, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव। हमें पता होता है कि बटर ज्यादा लग गया है या कम है, या बटर का अभाव है ना। हमें डायबिटीज है तो बटर खाते ही नहीं। चलिए ठीक है, कोई जरूर स्टार से कोई नहीं। चलिए आप पढ़ लीजिए, सफल हो जाइए, रिजल्ट आप दे दीजिए, मेरे लिए वही स्टार है ना। अगर आप